हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमने आपके लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है और उसी इनिशिएटिव में आपको घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आप घर बैठे ही अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे। तो आइए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसके कुछ पार्ट हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि आप उन्हें देख लीजिए ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। और आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा पार्ट है वो बेसिकली कंक्लूसिव पार्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम सभी टॉपिक को कंक्लूड करके इसमें डालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वो है नाजीवादी दर्शन। नाजीवादी दर्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाजिस्ट नाजिस्ट आइडियोलॉजी आइडियो सॉरी आइडियोलॉजी यानी नाजीवादी विचारधारा, नाजीज्म के बारे में। ठीक है, नाजीवाद के बारे में, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या रहा होगा कि पूरी दुनिया का नाजी हिटलर मतलब सारा का सारा नाजीवाद, जो हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि असल मायने में क्या था और इसको असल मायने में क्या बना दिया गया। तो क्या हुआ होगा जिसकी वजह से अचानक से लोगों का पूरा मानसिक विचारधारा ही चेंज हो गया। लोग ये मानने पर तैयार हो गए कि हिटलर सही है। लोग ये मानने को तैयार हो गए कि हिटलर जैसा आदमी सही हो सकता है। तो कुछ तो चेंज आया होगा ना पूरे के पूरे सोसाइटी में। तो उसी चेंजेस के बारे में बात करते हुए आज का जो टॉपिक है वो लेके चलते हैं। और वो क्या है, नाजीवादी दर्शन के बारे में आप यहाँ पे देखोगे, क्लियरली आपको समझ में आएगा। अब देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि पूरी दुनिया हिटलर के विचारों को ही नाजीवाद समझने लगी। हिटलर के विचार धारा ही नाजीवाद बन गई, नाजीवाद बन गई बन गई। अब ऐसा करना बहुत गलत है। किसी एक के विचारधारा को किसी पूरी की पूरी परंपरा का नाम दे दोगे आप। मतलब एक आदमी सोच रहा है जो बात, उसको पूरा का पूरा कम्युनिटी का थॉट बना दोगे तो गलत है। ये था। अब बात ये थी कि इस नाजीवाद बन गई, धीरे धीरे करके इसकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो पाई। पूरी दुनिया में इसको एक अलग ही दृष्टिकोण माना गया और धीरे 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 करके ये क्या हो गई कि ये एक नई सोच को जन्म देती है, दी सोच को पैदा किया, पैदा करने लगे। अब इसके अंदर ना जो नई सोच थी वो बहुत ही यूनिक थी। इनके एजेंडास देखोगे ना और इनका प्रभाव देखोगे तो बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि इसने ना, इसकी आइडियोलॉजी में इसकी विचारधारा ये एकदम यूनिक थी। ये अलग किस्म से सोचता था। इसका कहना था कि हम लोग देखो अभी सबसे पहले, और इसी की वजह से इसने कुछ कार्य किए। जैसे सबसे पहला प्रजातीय स्तरीकरण, प्रजातीय स्तरीकरण, यानी कि इसने कहा कि इंसानों को एवोल्यूशन करके बनाया गया है। इसने ना बहुत ही यूनिक, देखो हिटलर बहुत चालाक इंसान था। वो धर्म, विज्ञान, रीजनिंग, पॉलिटिक्स सबको एक साथ मिलाकर अपना भाषण देता था, ताकि हम आप जो भी थोड़ा थोड़ा जानता है, थोड़ा धर्म जानता है, थोड़ा विज्ञान जानता है, थोड़ा पॉलिटिक्स जानता है, उसको लगे अरे यार ये तो हमारे जैसे सोच रहा है। एक साधारण आदमी को सिर्फ पॉलिटिक्स समझाओगे समझ में नहीं आएगा, अगर सिर्फ विज्ञान समझाओगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबसे जोड़ के समझाओगे ना, उसको लगेगा अरे यार ये तो हम ही से जोड़ रहा हुआ है, या तो ये हम ही जैसा है, हमारे ही जैसी बात कर रहा है, हमारे ही जैसे विचारों को प्रकट कर रहा है। तो ये बात बहुत यूनिक बन जाती है हिटलर के रिगार्डिंग में, कि हिटलर लोगों को जोड़कर बोलता था, बातें समझाता था। और इसीलिए उसने कुछ ऐसे विचार थे जिसको वो मिला के प्रकट करता था। उसने ना साइंस की मदद ली और धर्म की मदद ली। उसने साइंस की मदद ली ये देखने के लिए, उसने कहा कि इंसान का जन्म नहीं होता, इंसान इवोल्यूशन करके पैदा हुआ है। मतलब हम कभी जानवर थे, बंदर बने, बंदरों से फिर हमारे अंदर होमोसेपियंस वाले गुण आए और धीरे धीरे आज देखो हम मानव जाति बन गए हैं। तो प्रजाति
लेवल बाय लेवल होती है, यानी एक निचली लेवल की प्रजाति होती है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर सबसे सुपर प्रजाति। इसमें डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत और हर्बर्ट कौन थे, हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर के विचारधाराओं से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। ये दो लोगों की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर की विचारधाराओं से इसने ये ढूंढ के निकाला कि मानव प्रजाति का विकास हो रहा है और उसमें कमजोर प्रजाति नीचे रह जाएगी और मजबूत प्रजाति ऊपर जाएगी। कोई गलत नहीं है, अच्छा है, साइंस में ये कहा गया है। लेकिन साइंस में ये नहीं कहा गया कि कमजोर प्रजाति को खत्म कर देना चाहिए, मजबूत प्रजाति को आ जाना चाहिए। तो उसने ना, हिटलर ने प्रजातीय स्तरीकरण किया अपने देश में। उसने ये कहा जो मजबूत प्रजाति है वो ऊपर आएगी, जो कमजोर प्रजाति है वो नीचे जाएगी। समझ रहे हो बात को? यानी इसने ना पूरे के पूरे तरीके से एजेंडा को चेंज करना शुरू कर दिया, इसकी आइडियोलॉजी बदलने लगी, इसका विचारधारा चेंज होने लगा। और इसी तरह हिटलर ने अपने सबसे पहले तौर पर प्रजाति का स्तरीकरण किया। जैसे हमारे यहाँ जातियां वर्ग बनाए गए हैं ना, 4 गो, 1 2 3 4 करके, वैसे इसके यहाँ प्रजाति स्तरीकरण किया गया। इसमें भी 1 2 3 4 करके प्रजातियां बनाई गई हैं जो बहुत यूनिक तरीके से कार्य करती है। साथ ही साथ इसका देखोगे, इसने एक नया रूप अपनाया। आगे देखोगे तो पता चलता है कि इसने भौगोलिक राजनैतिक विचार अपनाए। मान लो क्या होता है भौगोलिक राजनीतिक विचार? इसने यह कहना शुरू कर दिया कि एक बात याद रखिएगा, एक इंसान सबसे उत्तम प्रजाति का नहीं होता, इंसान को विकास करना पड़ता है। हम सबसे उच्चले जाति के हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे अच्छी जगह रहना होगा। उसने पहले ये किया, अपने आप को सबसे सुप्रीम बताया कि आर्य लोग जो हैं वो सबसे ऊपर हैं, उनके बाद बाकी सब लोग उससे नीचे आते हैं। उसने ये बात क्लियर कर दी कि जर्मन के आर्य लोग सबसे ऊपर आएंगे। फिर उसके बाद उसने ये कहा, भौगोलिक विस्तारीकरण के बारे में ये कहना शुरू किया कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो असल मायने में अपने आप को विकसित करने की कोशिश करना चाहता है। और इसीलिए उसने ये कहना शुरू किया कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको इतना पता होना चाहिए कि एक इंसान विकसित होता है, एक इंसान अपनी प्रोग्रेस दिखाता है, और जितनी ज्यादा वो अपनी प्रोग्रेस दिखाता है उतना ही ज्यादा हम उसको क्या मानते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात कही गई थी यहाँ पर। और उसी ने कहा कि हमें, अगर हम विकसित हैं, अगर हम लोग विकसित हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग सबसे बढ़िया स्थान पर जाकर रहेंगे और वहां की भौगोलिक विचार, वहां के भूगोल हमारे लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि हम सबसे बढ़िया हैं। इसीलिए वहां की जमीन किसके लिए है? हमारे लिए है। और वहां पर राजनीतिक अधिकार किसका होना चाहिए? हमारा अधिकार होना चाहिए। इस व्यवस्था को ना उसने लिबेंज्रम का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? लिबेंज्रम। इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेवेंस्ट्रम, सॉरी, STRUM, लेवेंस्ट्रम। ठीक है, ये विचारधारा थी। लेवेंस्ट्रम मतलब क्या होता है? सबसे बढ़िया जगह चुनना और वहां पर निवास करना। पता है ये विचारधारा ना बहुत समय पहले रूस के वाइकिंग्स में आती थी। किसके अंदर आती थी? वाइकिंग्स। ये समुद्री नाविक हुआ करते थे जो इंग्लैंड में बढ़िया जगह जाकर ढूंढकर उसको लूट लेते थे और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करते थे। तो ये बहुत अच्छी विचारधारा थी उन लोगों के हिसाब से, वाइकिंग्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसने अपनी पुरानी विचारधारा को इकट्ठा किया और उठाकर बसाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लिबेंस्ट्रम के अंदर हम अपने देश को विकसित करेंगे और आगे तक फैलाएंगे, जितना ज्यादा दूर हो सके हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक इसने तुरंत वहीं पर उठाया और उठाकर चिपका दिया कि इससे आपका राज्य बढ़ेगा। अच्छी बात है, आप दूसरे देश को कब्जा करोगे तो आपका राज्य बढ़ेगा ही। और इसीलिए उसने कहा कि इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। लो, जनता को बहलाना शुरू, इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। क्या करेंगे आप लोग? आप लोग हमारी मदद करेंगे। क्या करने में? विस्तार करने में, क्षेत्र बढ़ाने में। समझ रहे हो कितना यूनिक तरीके से बात कर रहा है हिटलर? ये होता है अच्छे वक्ता की शैली। और इसी तरह उसने जर्मन के साथ मिलकर ये कहना शुरू कर दिया कि जहां तक जर्मन भाषा बोली जाती है वो सब हमारी है।
जहां तक जर्मन भाषा बोला जाता है वो देश किसी और का नहीं है, वो देश नाजियों का है, वो देश जर्मनी का है। और भौगोलिक राजनीतिक विस्तार शुरू हो गया। यही तो था लिबनस्ट्रॉम। अब आइए आगे के बारे में बात करते हैं। अगले टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो आओ अब अगला वाला टॉपिक देख लेते हैं। वो ये है कि इसने क्या कर दिया, इसने इसका अगला जो विचारधारा थी वो बहुत अच्छी थी। वो ये थी कि इसने गणतंत्र, सॉरी क्या होता है, गणतंत्र का विरोध किया। विरोध। अब जितने भी देशों में जहां जहां रिपब्लिक था ना, हिटलर का प्रभाव इतना बढ़ता चला गया कि हर जगह लोग रिपब्लिक का क्या करने लगे, विरोध करना शुरू कर दिए। तो धीरे 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 करके क्या एंटी रिपब्लिक मूवमेंट ही शुरू हो गया हिटलर के द्वारा। एंटी रिपब्लिक मूवमेंट बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट होती है, बहुत बड़ी विचारधारा होती है जो हिटलर ने जन्म दे दी थी। और इसके जन्म देने से सोचो कितना बड़ा एसोसिएटिव आइडेंटिटी हो गया था। मतलब बहुत बड़े तरीके पर, पैमाने पर लोग ये चले गए थे कि शक्तिशाली नेता ही सही रहेगा, ना कि कुछ छोटे छोटे चंद नेताओं से अच्छा होगा कि एक शक्तिशाली नेता रहे। और ये विचारधारा लोगों के दिमाग में बैठ गई। लोगों के जब दिमाग में कोई विचारधारा बैठ जाती है ना, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही विचारधारा यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये तो था गणतंत्र का विरोध हुआ। अब अगला टर्म जो है हमारा, चौथा जो टर्म है वो क्या है? चौथा जो टर्म है वो है कि उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करता था। किसका? उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। मतलब इसकी विचारधारा थी कि अगर देश आपका है तो आप छीन लो, आपका है वो, कोई नहीं आपसे छीन सकता। वो चीज अगर आपकी है तो आप उसको ले लो, कोई नहीं रोकेगा इससे। तो इसी उद्देश्य के वजह से हिटलर का उग्र राष्ट्रवाद काफी फेमस हुआ है। लोगों को अगर आप ये छूट दे दो ना कि ये चीज आपको पसंद है आप उसको ले लो, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उग्रता लोगों के अंदर रहती है। और उग्र राष्ट्रवाद का जैसे ही इसने समर्थन किया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद ये समाजवाद का विरोधी भी था। इसने मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसने गणतंत्र का विरोध किया था। इसके अलावा इसकी 2 या 3 सबसे आसान आसान जो फेमस फेमस नीतियां है ना, वो ये है कि इसने यहाँ पर प्रजाति स्तरीकरण करने के वजह से एक बहुत ही निचली तबके की जाति निकाली। ये होती नहीं है असल में निचली तबके की। यहूदी विरोध, सॉरी, यहूदी विरोध। यहूदी लोगों के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये लोग धनी हुआ करते थे। इसका हिटलर ने विरोध करना शुरू कर दिया और विचारधारा जो थी धीरे धीरे नाजीवादी बन गई। यहूदी का जितना लोग विरोध करते थे, मतलब असल मायने में ये धनी लोग थे, ठीक है। और धनी लोगों का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि ये लोग ब्याज वगैरह दे रहे थे, ब्याज पर पैसे वगैरह दे रहे थे। और उस वक्त जर्मनी के हालात बहुत डूबे हुए थे। उस वक्त ब्याज लेना, मतलब सब गरीब है और गरीबों से ब्याज लेना थोड़ा ठीक नहीं कहा जाएगा, और इसी वजह से प्रॉब्लम थी। उसके बाद आता है छठा, सैन्य सैन्य प्रोत्साहन। मतलब सेना को प्रोत्साहित करता था। तो हिटलर की ये बात सबको पता है, सेना को कितना प्रोत्साहित करता था। वो बिलीव ही करता था कि इस देश का उद्धार, जो ये देश है ना, जो जर्मनी है, जो पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया का उद्धार सिर्फ और सिर्फ सेना के जरिए किया जा सकता है। वो कहता था कि हमारे देश का निर्माण, जो जर्मनी है उसका निर्माण सेना के दम पे हुआ है। तो भाई बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। और साथ ही साथ ये जनतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध भी करता था। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये नाजीवाद के अंदर, मतलब हिटलर की विचारधारा में नाजीवाद जो थी वो ये था कि महान नेताओं का गुणगान। मतलब हिटलर ने ये बात कभी नहीं गड़बड़ की कि हिटलर जैसे महान नेता या फिर बिस्मार्क जैसे महान नेता हैं तो उन लोगों का सम्मान करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश के फाउंडर मेंबर वही हैं। और इसी वजह से हिटलर की नाजीवाद, लोकतांत्रिक विरोधी, सर्वसत्तावादी, मतलब सभी जगह हमारी सरकार हो, निरंकुश शासन यानी अनकंट्रोल्ड गवर्नेंस होनी चाहिए हमारे पास, सैन्यवाद यानी सेना का समर्थन होना चाहिए हमारे पास, प्रतिक्रियावादी यानी कि हम कोई भी कुछ करेगा तो उसका रिएक्शन जरूर देंगे, जरूर देंगे। आप कुछ भी करके देखिए, उसका रिएक्शन जरूर देंगे। यानी अगर आप मारने की धमकी देते हैं तो मारने की धमकी दीजिए, हम देखिए हम उसका रिएक्शन देंगे। हो सकता है कि हम मार भी दें। तो ये बात अच्छी थी हिटलर के बारे में कि वो रिएक्शनिस्ट था। क्या करता था?
वो चीजों के प्रति रिएक्शन देता था, जो चीजें होती थी उनको उनके लिए रिएक्ट करने की कोशिश करता था। तो ये अच्छी बात मानी जाती है हिटलर की। अगले टर्म पे चले तो तुरंत ही आपको एक बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा यही पर कि महान नेताओं का गुणगान करने की बात की गई थी। साथ ही ये समाजवाद का विरोध करता था, यानी जनता को सब कुछ दे दो। अरे जनता को सब कुछ दे दोगे तो जनता पागल हो जाएगी, और यही बात था, यही बात इसकी अच्छी लगती है। इसने कहा कि देश का एक राजा होना चाहिए, एक मजबूत देश होना चाहिए, एक मजबूत राजा होना चाहिए। तो मजबूत देश और मजबूत राजा देश को महान बनाते हैं, तो इसलिए इसकी बातें अच्छी लगने लगी लोगों को। अब आइए हिटलर के कुछ कार्य देख लेते हैं। तो विचारधारा थी, नाजी दर्शन थे, तो हिटलर के कुछ कार्य, क्या क्या कार्य किए थे हिटलर ने। तो हिटलर के कुछ कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्क्स ऑफ हिटलर या हिटलर के कार्य। बेसिकली इसके ना हिटलर के बारे में दो काम होंगे। पहला ये तो घर की नीति, दूसरा विदेश नीति। हिटलर के कार्य को दो कैटेगराइज में बांटा जा सकता है, विदेश नीति या गृह नीति। गृह नीति जो अपने देश में लगाए थे इन्होंने, और एक होगी विदेश नीति जो इन्होंने बाहर लगाई होगी। ठीक है, तो उन नीतियों के बारे में फटाफट मतलब बात कर लेते हैं, क्या यार इसने कौन कौन से काम किए या विदेश के कार्य क्या थे। तो सबसे पहले गृह नीति का एग्जाम्पल उठाते हैं और उठाकर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा कि वी शुड हैव ओवर पावरिंग गवर्नमेंट। सॉरी, कहने का मतलब है कि इसने अधिनायकवाद को जन्म दिया। अधिनायकवाद यानी अधिनायक हो, वो भी कैसा, अधि, सबसे ऊपर का नायक हो, इससे ऊपर कोई ना हो, यानी पावर को सिर्फ और सिर्फ एक हाथ में केंद्रित कर दिया और सबसे बड़ा नेता खुद को बनाना क्या होता है, अधिनायकवाद होता है। ठीक है, तो अधिनायकवाद का जन्म कहा गया। और साथ ही साथ इस हिटलर के वजह से, इसके वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गए थे कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहेगी, एक के पास रहेगी, तो उसको बोलते हैं अधिनायकवाद का जन्म। ठीक है, अगले टॉपिक पे आओगे तो अगला टॉपिक बोल रहा है, अगला टॉपिक है क्या, क्या है अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक है विशेष सुरक्षा दलों का गठन। विशेष सुरक्षा दल, पुलिस है अच्छी बात है, आर्मी है अच्छी बात है, एक स्पेशल पुलिस दल बनाओ, एक ऐसा सुरक्षा दल बनाओ जो हमारे लिए काम करे, जिसको देख के लगे कि ये हमारे लिए काम करता है, सारे के सारे नियम हमारे फॉलो करे, सारा का सारा सूचना हमें लाके दे। यानी इसने कई सारे ऐसे एसोसिएशन पैदा कर दिए या जन्म दे दिए जो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए कार्य करते थे। तो बहुत अच्छी बात थी। हिटलर की गृह नीति में एक आता है विशेष सुरक्षा दल, जो इसके लिए जासूसों की तरह काम करते थे। अगला है यहूदियों का शोषण। यहूदियों का शोषण मतलब जितने भी यहूदी लोग थे ना भाई, उनको बहुत टॉर्चर करता था ये, मारना पीटना जलाना धमकाना, हर चीज हो चुकी थी यहूदियों के शोषण के रिगार्डिंग में। तो यहूदियों का शोषण भर भर के होता था। साथ ही साथ अब बात करोगे नेक्स्ट टर्म में तो यहीं पे आपको और चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा कि आप देखोगे तो देखते देखते को मिलेगा कि ये लोग को बहुत धमकाया गया था, मारा गया था। और इसके साथ ये बात में भी विश्वास रखता था कि देश सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों से नहीं चलता, बुजुर्गों से नहीं चलता, उनके लिए युवाओं का भी सहारा लेना चाहिए। तो इसीलिए इसने युवाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। ठीक है, युवाओं को प्रभावित करना कैसे, तो स्कूल में ना इसने छोटे मोटे कंपटीशन हटा दिए, उनके जगह रेसलिंग, मार्क्समैनशिप मतलब कुश्ती, दंगल और हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ये सब सिखार शुरू कर दिया। साथ ही साथ इसने ये तक कह दिया कि अगर आप देश की एक एसोसिएशन है हिटलर यूथ, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपका पैसा नहीं लगेगा स्कूल में। तो लोग वो सब ज्वाइन कर लेते थे। हिटलर यूथ से आदमी सीधा नाजी पार्टी ज्वाइन करता है। तो इसी वजह से हिटलर का विचारधारा में काफी प्रभाव बढ़ते जा रहा था। साथ ही साथ इसने ना एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है इसकी, इसमें जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास किया। हर देश घटाने का करते हैं, ये बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके लोग बहुत ज्यादा मर गए थे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में। जैसे ही जब इसने अपनी गद्दी संभाली ना, तो इसने गद्दी संभालने के बाद महिलाओं को ये कहा कि जितने ज्यादा आर्य संतान आप हमारे देश को देती हैं उतना आपके लिए गौरव की बात है। और इसी वजह से उसने
महिलाओं को ऑनर करना शुरू कर दिया, अवार्ड देने शुरू कर दिए या फिर ऐसे करके चीजों को देना शुरू कर दिया जिसको देख के लगता था कि हाँ यार ये लोग काफी प्रभावशाली हैं, ये लोग काफी ज्यादा देश पर अच्छा असर छोड़ेंगे। तो भाई समझ रहे हो, जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास होने लगा, जनसंख्या बढ़ने की बात हो रही थी तो अच्छा माना जाता है। अब आगे देखोगे तो इसमें यहाँ पर महिलाओं को सम्मान तक दिया जाता था, जो महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती थी उन महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, और इसने अपने देश को काफी प्रगतिशील बनाया। अब इसके बाद बात करते हैं विदेश नीतियों की। हम यहाँ पे लाइन करके विदेश नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसने विदेश नीति क्या अपनाई, ये अपनाई कि ये राष्ट्र संघ से हट गया। राष्ट्र संघ से हटना, समझ रहे हो मतलब? उस वक्त ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक एसोसिएशन बनाया गया था जो आगे युद्ध होने से रोकता, उसका नाम था राष्ट्र संघ। तो इसने राष्ट्र संघ से अपनी गद्दी त्याग दी और खुद को राष्ट्र संघ से अलग कर लिया। तो राष्ट्र संघ से हटाने की बात हो गई थी। साथ ही साथ अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो इसने क्षेत्रीय प्रदेशों पर अधिकार जताना शुरू कर दिया। लो भाई बहुत अच्छा, क्षेत्रीय प्रदेशों पर अधिकार जताना शुरू कर दिया। जितने भी छोटे छोटे इलाके हैं वो सब हमारे कंट्रोल में रहेंगे, उन सबको हम कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए अच्छी बात मानी जा रही है कि बुरी बात मानी जा रही है? लो आप लोग बताइए कि हिटलर ने क्षेत्रीय इलाकों पर कंट्रोल जताना शुरू कर दिया। किन क्षेत्रीय इलाकों पर किसका कंट्रोल है? हमारा कंट्रोल है, देश का कंट्रोल है। तो ये एक अच्छी बात मानी गई थी। साथ ही साथ अगले केस पे बात करोगे थर्ड नंबर पे, तो इसने रूस के साथ युद्ध कर दिया। रूस से युद्ध ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि इसको पता था कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और इसीलिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक साथ काम करके क्या करना होगा, अपने आप को रूस में घुसाना होगा। रूस में हम पहुंच जाते हैं तो देश को काफी प्रबल बना सकते हैं। जमीन की कमी नहीं है, जितना दूर जीत लेंगे सबका अनाज हमारा हो जाएगा। तो ये बात अच्छी थी। साथ ही साथ इसने एक बहुत ही बड़ी योजना लॉन्च की जिसका नाम था रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी। ठीक है, रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी। तो रोम इटली की राजधानी, बर्लिन जर्मनी की राजधानी और टोक्यो जापान की राजधानी। तो तीन देश एक साथ मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में सामने आए थे, और ये अच्छी बात थी जो एसोसिएशन के तौर पर दिख रही थी। इसके अलावा उसने और भी कई सारे छोटे मोटे कार्य किए थे जो विदेशी नीतियों पे काफी ज्यादा वैल्यू नहीं रखते, लेकिन ये इतना ज्यादा वैल्यू रखने वाले ये ही चार कार्य थे। ठीक है, तो इतना काफी रहेगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो देख के मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।